नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके बाद गठबंधन को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे। सुधाकर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना महाभारत के पात्र शिखंडी से की। बता दें, अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। इस सरकार में आरजेडी के कोटे से सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्री बनने के एक महीने के बाद ही सुधाकर सिंह ने एक रैली में कृषि विभाग को चोरों का विभाग और खुद को चोरों का सरदार बता दिया। उनके इस बयान पर जबरदस्त विवाद हुआ था और इसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुधाकर सिंह आरजेडी की बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगियों में से एक हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की तुलना शिखंडी से करने के साथ ही ये भी मांग की कि नीतीश को अपने पद से हट जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि पद से हटने के बाद बिहार के लोग नीतीश कुमार को याद नहीं करेंगे। सुधाकर सिंह ने स्थानीय यूट्यूब चैनल न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत में कहा, नीतीश कुमार से पहले भी बिहार में मुख्यमंत्री थे और उनके बाद भी बनेंगे, लेकिन इतिहास सबको याद नहीं रखता। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, श्री कृष्ण सिन्हा को इतिहास याद रखता है, क्या बाकी लोगों को इतिहास इस तरह याद रखेगा? कभी नहीं याद रखेगा। सुधाकर सिंह ने आगे कहा, कुर्सी पर बैठे रहने से लोग आपको याद नहीं करेंगे, आपके किए हुए काम ही लोग याद रखेंगे। नीतीश कुमार को इतिहास याद नहीं रखेगा। विधायक ने कहा कि जब नीतीश कुर्सी से नीचे उतरेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि इतिहास उन्हें किस नजरिए से देखेगा, शिखंडी के रूप में। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं हैं तो इसके लिए नीतीश कुमार ही दोषी हैं और आज भी वो कुर्सी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं। पूर्व मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार आए थे नाइट वॉचमैन के रूप में कि हम तो 2-4 महीने रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 4-5 महीने बीतने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार हैं और उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दे रहे हैं। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के हमलावर रुख के बाद बिहार सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी नाराजगी जताई। सुधाकर सिंह का बयान सामने आने के बाद जेडीयू के तमाम नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सुधाकर सिंह के बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुशवाहा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि जरा गौर से सुनिए अपने विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषा की मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। कुशवाहा ने कहा कि इतने बड़े नेता को कोई नाइट वॉचमैन कहे, ये बिहार की समस्त जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे बयानों पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना अच्छा होगा और ये गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा और शायद आपके लिए भी। हालांकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि ऐसे बयानों की निंदा की जानी चाहिए और इस तरह के बयानों से गठबंधन की एकजुटता पर असर पड़ता है। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बयान जानबूझकर दिया है और उनकी बीजेपी से पुरानी नजदीकियां जग जाहिर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज 3 जनवरी को दिल्ली लोनी बॉर्डर पर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अडानी अंबानी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी ने सभी को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके। मंच से भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इन पर एजेंसियां लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के पीएसयू खरीद लिए, देश का मीडिया खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके और ना खरीद पाएंगे। मुझे इन पर गर्व है। प्रियंका ने कहा कि भाई, हर गली मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोलो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को ठंड न लगने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने सच्चाई की ढाल पहन रखी है। लोगों ने कहा कि भाई को ठंड से बचाओ, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी शक्ति का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज राहुल गांधी द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजे जाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि विपक्ष एकजुट हो और देश के मौजूदा हालात का मुकाबला करे। बता दें, जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी तब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई यात्रा आज उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और 3 दिनों तक राज्य में रहने की उम्मीद है।
इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर जाएगी। पार्टी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यात्रा 19 जनवरी को पंजाब के साथ साझा होने वाली सीमा से हिमाचल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये मार्ग तय किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत यात्रा में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि उनको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि पत्र लिखकर यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं। पुजारी सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं आपकी लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप एक पुण्य कर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। भगवान करे राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। बता दें, यात्रा में राहुल गांधी अलग अलग हस्तियों से मिलते हैं और बात करते हैं। इससे पहले इस यात्रा में कई फिल्मी हस्तियों के अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे शास्त्री भी शामिल हुए हैं। हालांकि यूपी में पहुंची इस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी शामिल होने में असमर्थता जताई और शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु के एक्ट्रेस और नेता गायत्री रघुराम नियाज ने 3 जनवरी को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। बीजेपी ने गायत्री रघुराम को ओवरसीज एंड अदर तमिल स्टेट्स का अध्यक्ष भी बना रखा था। एक्ट्रेस गायत्री रघुराम को नवंबर 2022 में बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था। तभी से लेकर गायत्री धमकी दे रही थी कि वो तमाम नेताओं का पर्दाफाश करेंगी। गायत्री का कहना है कि बीजेपी में किसी को भी सच्चे कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं। पीटीआई के मुताबिक एक्ट्रेस गायत्री ने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के लिए राज्य बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने उनके दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए नुकसान नहीं है। नेता ने कहा कि पार्टी गायत्री के आरोपों को ज्यादा महत्व नहीं देती। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कतील ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो रोड नाली की बजाय लव जिहाद पर फोकस करें। बता दें, कर्नाटक में अगले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ हो गया है कि कर्नाटक में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। कतील ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मतदाताओं से विकास की चर्चा में सड़कों और नालियों पर चर्चा नहीं करके ये बताएं कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही लव जिहाद को रोक सकती है। इसके खिलाफ एक कानून बनाएगी। संवेदनशील बेंगलुरु में बीजेपी बूथ विजय अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कतील ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसे आतंकवादियों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो आतंकवादियों का दिन होगा। इससे लव जिहाद पनपेगा और कांग्रेस के सत्ता में आने पर गोहत्या और धर्मांतरण के खिलाफ कानून वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अब नवा कर्नाटक या आतंकवाद की भूमि के बीच चयन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवई, वी सुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी अन्य नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सरकार से जुड़े पदाधिकारियों के भाषण की स्वतंत्रता के दायरे और नागरिकों के व्यापक हित में उनके अधिकार और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित कई दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अभिव्यक्ति की आज़ादी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान भले ही राज्य या केंद्र के किसी भी मामले के लिए दिया गया हो, पर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता और सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताते हुए अलग फैसला दिया और कहा कि एक मंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए बयान के लिए सरकार जिम्मेदार है। सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 4 जजों से अलग फैसला दिया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए बयान के लिए सरकार जिम्मेदार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करता है और अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इस तरह के बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों और अन्य प्रभाव वाले व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों को अपने भाषण में संयम बरतना चाहिए। उनको तो ये चाहिए कि वे साथी नागरिकों का अनुसरण करने के लिए उदाहरण स्थापित करें। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि ये राजनीतिक दलों के लिए है कि वो अपने पदाधिकारियों और सदस्यों की कार्रवाई और भाषण को नियंत्रित करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी नागरिक जो किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा हेट स्पीच का शिकार होता है तो वो कानून की अदालत से संपर्क करने और उचित उपचार पाने का हकदार होगा। राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि बहुत जल्द एकनाथ शिंदे गुट में फूट पड़ने वाली है और ज्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राउत का कहना है कि जिन विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर गए थे उन्हें ना तो कोई मंत्री पद दिया गया और ना ही उनके काम किए जा रहे हैं। लिहाजा आधे से ज्यादा विधायक इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं और वो सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और बहुत जल्द शिंदे गुट में बिखराव देखने को मिलेगा। शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी यही चाहती है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ सुलह हो सकती है, इस पर शिवसेना की राय है कि किसी भी बागी विधायक को अब उद्धव ठाकरे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि शिंदे गुट के विधायकों का बीजेपी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राउत का कहना है कि शिंदे गुट के 15 विधायकों को अब अयोग्य होने का डर सता रहा है। यही कारण है कि वो सभी बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। संजय राउत के बयान के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी राउत पर हमला बोला। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी सरकार में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि ये सरकार साल 2024 तक चलने वाली है। इसके अलावा अगले चुनाव में भी वापस हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। गायकवाड़ का कहना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 15 विधायक बचे हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन विधायकों को संभालना होगा, नहीं तो वो भी हमारे पाले में आ जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत अपने नेता उद्धव ठाकरे की चिंता करें, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में शिंदे सरकार के एक मंत्री और कुछ विधायकों में तनातनी देखने को मिली, जिसके बाद मीडिया में खबरें आई थी कि शिंदे गुट के विधायकों में आगे फूट पड़ सकती है। यही कारण है कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा बयान दिया। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर तो बीजेपी के नेता भी बीच बीच में फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण शिंदे गुट और बीजेपी में भी दरार के कयास लगाए जाते रहे हैं। दिल्ली के कंझावला में कार से घसीटी जाने वाली लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने दुष्कर्म के एंगल को खारिज कर दिया। लड़की के शव की पड़ताल में गुप्त अंगों पर कोई चोट नहीं पाई गई। कहा गया कि लड़की के शरीर पर जो भी चोट के निशान पाए गए वो कार से घसीटे जाने के कारण हैं। कई लोग इसलिए दुष्कर्म की आशंका जता रहे थे और जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि उसका शव नग्न अवस्था में मिला था। एक हादसे के बाद कई किलोमीटर तक उस कार ने उसको घसीटा था। दरअसल लड़की स्कूटी से घर लौट रही थी। कार में सवार कुछ लोगों ने टक्कर मार दी। लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई। कई किलोमीटर तक वो घसीटती गई, इससे उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे तो लोगों ने कयास लगाए कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात तो नहीं हुई है। कंझावला में कार से घसीटे जाने के कारण मौत का शिकार हुई युवती का अंतिम संस्कार भारी सुरक्षा के बीच आज किया गया। पीड़िता के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से शमशान घाट लाया गया। इस दौरान शमशान घाट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पीड़िता की मां से बात हुई, बेटी को न्याय दिलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। पीड़िता की मां बीमार रहती है, उनका पूरा इलाज करवाएंगे। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है। भविष्य में कोई भी जरूरत हुई तो हम पूरा करेंगे। दिल्ली के कंझावला इलाके में युवती के कार से घिसटने से हुई मौत के मामले में पुलिस के एफआईआर से पता चला है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसने शराब पी थी।
ये कार दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से ली थी। आशुतोष ने पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त दीपक और अमित शनिवार शाम को 7 बजे उससे कार ले गए थे और सुबह 5 बजे उसके घर पर इसे छोड़ गए। हादसे के बाद जब पुलिस आशुतोष के घर पर पहुंची तो उसने दीपक और अमित को फोन किया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि कार मनोज मित्तल चला रहा था और वो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, जबकि मिथुन, कृष्ण और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इस दौरान कृष्ण विहार इलाके में एक स्कूटी से कार की टक्कर हो गई। स्कूटी से टक्कर होने के बाद जब वो कंजावला रोड पर ज्योति गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता चला। एफआईआर में अभियुक्तों ने कहा है कि वो डर गए और युवती को वहीं फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आशुतोष के घर पहुंचे और गाड़ी खड़ी कर दी। अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात की है और उन्हें हर पहलू से जांच करने के लिए कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। आपने कहा कि इस मामले का 5वां आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है, इसलिए मामले में लीपापोती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सिनेमा हॉल के मालिक को फिल्म देखने वालों को बाहर से खाने पीने की चीजें हॉल में ले जाने से रोकने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उन याचिकाओं में जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को हॉल के अंदर जाने वालों को अपना भोजन और पेय पदार्थ ले जाने की अनुमति देने का आदेश दे दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर द्वारा बनाए गए नियमों में दर्शकों को अपना भोजन या पीने का पानी हॉल के अंदर ले जाने पर रोक नहीं है। दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच भारत में भी इसको लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए किसी दूसरी कोविड-19 बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहले देश में हमें बूस्टर ड्राइव को पूरा करना होगा। ऐसा तब है जब चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा तेजी से बढ़े हैं। चीन में कोरोना तेजी से फैलने के लिए जिस BF7 वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसके मामले भारत में भी मिले हैं। करीब हफ्ते भर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि पिछले कोरोना संक्रमण के पैटर्न के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने तब कहा था, पहले ये देखा गया है कि कोविड-19 की नई लहर पूर्वी एशिया में आने के 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आती है। अभी तक यही चलन रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।